जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में जो स्टार्टिंग थी वो हमने पढ़ी थी। उसमें हमने जो 2 क्वेश्चन थे हमारे, आर्य कौन थे, दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि उनके मूल निवास के संदर्भ में इतिहासकारों को लेकर या इतिहासकारों की क्या राय है, उनके बीच क्या मतभेद हैं, वो भी हमने सब पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल में जो वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो भौगोलिक विस्तार था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम ये समझ लें कि वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड ऋग्वैदिक काल का स्टार्ट होता है 1500 BCE या बिफोर कॉमन एरा से 1000 BCE तक। उत्तर वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड हम देखें तो 1000 BCE से 600 BCE तक। पहले तो हम यह समझें कि इनका जो क्लासिफिकेशन या 2 भागों में क्यों बांटा गया है, यह हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों कालखंडों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो जाके उत्तर वैदिक काल में चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। फिर हम यह समझेंगे कि इसकी शुरुआत 1000 BC से ही क्यों होती है, ये हम बाद में आगे चल के समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ये समझेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका भौगोलिक विस्तार क्या था। जैसा कि नाम से लग रहा है ऋग्वैदिक काल, अर्थात इस जो कालखंड की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, ऋग्वेद है। अब हम समझेंगे कि ऋग्वेद में किन किन नदियों का जिक्र हुआ है, क्योंकि उन नदियों के या उन साक्ष्यों एविडेंस के आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि इन लोगों का जो विस्तार था वो कहाँ तक रहा होगा। तो पहले हम उन नदियों के बारे में समझेंगे। सिंधु, काबुल, कुर्रम, झेलम, व्यास, रावी, सतलज, गंगा और यमुना। इन नदियों का स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में उल्लेख है, पर हम यह समझेंगे कि सिंधु को किस नाम से उसमें लिखा हुआ है। सिंधु को सिंधु ही लिखा हुआ है, काबुल को काबुल, कुर्रम को कुर्रम। इसमें जो काबुल नदी है यह पाई जाती है अफगानिस्तान में। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो विस्तार था अफगानिस्तान से शुरू होता है, या अफगानिस्तान में भी उन लोगों का विस्तार था। कुर्रम, फिर झेलम, वितस्ता, या ऋग्वैदिक कालीन नाम है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। व्यास का विपाशा, सतलज का शत्रुधि, रावी का पुरुषनी, एक है हमारी चेनाब, अस्किनी, यमुना का यमुना और गंगा का गंगा। इन नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये नाम है जो वर्तमान समय में जो इनके नाम है, जो ऋग्वेद में जो नाम उल्लेख है वो ये नाम लिखे हुए हैं ऋग्वेद में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका विस्तार भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, पाकिस्तान, साथ साथ में अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहाँ तक ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका विस्तार पाया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे जैसे गंगा का ऋग्वेद में जो जिक्र हुआ है वह 1 बार हुआ है, यमुना का हुआ है 3 बार। इससे हमें नदियों के महत्व के बारे में पता चलता है। इसमें जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो नदी थी ऋग्वैदिक कालीन लोगों की बात थी सिंधु, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी। ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु थी। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सबसे जो पवित्र नदी थी सरस्वती थी, जिसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? नदीत्मा कहा गया है।
यहाँ पे हमें समझना होगा कि सबसे जो महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी थी, सबसे 12 जो उल्लेख हुआ है वह सिंधु नदी का हुआ है, और सबसे जो पवित्र नदी थी वह सरस्वती थी। इससे हमें पता चलता है जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका नदियों को लेकर क्या महत्व था, या जो ऋग्वेद में जो जिक्र हुआ है उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों का जो विस्तार था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वहाँ पर था। अब इसमें एक जो नदी है रावी, पुरुषनी नदी, इसके बारे में हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पुरुषनी जो नदी है इसी के किनारे ऋग्वेद में एक जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में उसकी चर्चा मिलती है, वो है 10 राग्य का युद्ध। दशराग्य का युद्ध यह रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। इसमें एक तरफ थे राजा भरत, दूसरी तरफ 10 कबीले थे। इन 10 कबीलों में 5 कबीले थे आर्य और 5 कबीले थे गैर आर्य के। इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वह आपस में कबीले के रूप में रह रहे थे, उनका आपस में भी युद्ध हुआ करता था। अब हम समझेंगे कि उनकी जो राजनीतिक या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, उसकी भी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिल जाती है, जिसमें सबसे जो मूल इकाई थी कुल, जिसका प्रमुख था कुलपति। दूसरी जो प्रमुख इकाई थी ग्राम, जिसका प्रमुख था ग्रामणी। तीसरी इकाई थी विष, जिसका प्रमुख था विषपति। फिर जो सबसे ऊपर आता था वो जन, जो राजा होता था। कबीले का जो प्रमुख होता था वह होता था राजा, जिसे जन कहा जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है 275 बार। अब हम समझेंगे कि ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था उसमें राजा की कैसे थे। राजा अगर हम बात करें सबसे, अगर कहें कि अगर अत्यधिक ताकतवर था, ऐसा नहीं था कि राजा की स्थिति सामान्य थी लगभग। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि राजा की खुद की एक स्थायी सेना होती थी। आगे इस टाइम तक राजा की कोई भी स्थायी परमानेंट जो आर्मी होती वो नहीं थी, ना ही जो राजा होता था उसकी जो आय का स्रोत था वह भी कोई परमानेंट नहीं था। क्योंकि लोग जो थे वो राजा को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो प्रमुख जो व्यवसाय था वो हम आर्थिक में पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वह था पशुचारण का। तो जब वो राजा को, क्योंकि इसमें राजा की आय का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था, तो राजा को एक बलि नामक कर दिया जाता था जो इसकी आर्थिक स्थिति को बताता है। और बलि का अर्थ इसमें उपहार से था, जो ऐच्छिक था। इससे हमें समझ में आता है कि वहाँ पर आय का एक परमानेंट स्रोत नहीं था, क्योंकि वह लोग कृषि कार्य में पर्याप्त मात्रा में संलग्न नहीं थे। अगर वह कृषि कार्यों में पर्याप्त मात्रा में संलिप्त होते तो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा राजा के पास जाता और राजा उस आय से एक परमानेंट आर्मी को स्टैब्लिश करता। यह सारी चीज़ें होंगी उत्तर वैदिक काल में, जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो इस टाइम तक राजा की स्थिति सामान्य थी, पर राजा का जो पद था वह वंशानुगत हो चुका था। यहाँ पे राजा का पद वंशानुगत, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था। पर अगर इसकी शक्ति की बात करें तो इसकी जो शक्ति थी वो पर्याप्त मात्रा में, यह कह सकते हैं कि निरंकुश नहीं था, क्योंकि इसके बहुत सारे निर्णय हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे। जो समितियों का ऋग्वेद में उल्लेख है, सभा, समिति और विदत, इन जो 3 समितियों का एक गढ़, ये 4 समितियां हैं। इन समितियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता था। राजा की जो सारी कार्य जो होते या सारे जो कार्य होते थे वह इन समितियों के माध्यम से संचालित होते थे। सभा होती थी, उसे हम कहते थे जो वरिष्ठ जो लोग थे, वरिष्ठ लोगों की
वरिष्ठ लोगों का समूह। समिति, आम जनमानस। अब विदित होती थी जो सैन्य मामलों से संबंधित होती थी, सेना संबंधी मामले। ये समितियां समय समय पर राजा को इनसे संबंधित जो मुद्दे होते थे उन पर राय देती थी, और राजा का यह कर्तव्य था कि वह इन समितियों की राय से बंधा हुआ था। वह पूरी तरीके से निरंकुश नहीं था, अर्थात निरंकुश होने का मतलब है कि पूरी तरीके से निर्णय के लिए सक्षम नहीं था। वह इन समितियों द्वारा जो राय दी जाती थी उनसे बंधा हुआ था। कहीं कहीं तो हमें यह जिक्र मिलता है कि सभा और समितियाँ राजा के बनाने में या उसे राजा के पद पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अब हम समझेंगे कि राजा के कर्तव्य क्या थे। राजा का जो मेन, जैसा कि हमने बताया था, राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। वह कबीले के लोगों के माध्यम से युद्ध लड़ता था। जो युद्ध लड़े जाते थे वह कबीले के लोग लड़ते थे। राजा के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, क्योंकि परमानेंट आर्मी इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। आय का स्रोत कहाँ से आएगा जब यह लोग कृषि कार्यों में लगे। अब अभी पर्याप्त मात्रा में ये लोग कृषि कार्यों में संलिप्त नहीं थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गौड़ जो व्यवसाय था या नाम मात्र की ये लोग कृषि कार्य करते थे, बड़ी मात्रा में कृषि कार्यों में संलिप्त नहीं थे। राजा का मेन दायित्व होता था कि यह कबीले का सरदार होता था। कबीले का सरदार वह कबीले को नेतृत्व प्रदान करता था युद्ध में। साथ ही यह मवेशियों की भी रक्षा करता था, जो कि उस समय जो आर्थिक जो स्थिति होती थी वह किसी भी कबीले की जो आर्थिक स्थिति थी वह उसके मवेशियों की जो उसकी संख्या थी उस आधार पर तय होती थी, तो मवेशियों की रक्षा करता था। तो हमने बेहतर तरीके से आज समझ लिया है कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों की जो स्थिति थी, या हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वह कैसा था। साथ ही हमने यह भी जाना कि राजा की जो स्थिति थी वह कैसी थी, यह भी हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखा है। फिर हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, किन किन नदियों का जो उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जैसे हमने सिंधु, काबुल, कुर्रम, वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, विपाशा और शत्रुधि, गंगा, यमुना जैसी नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इससे हम यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह लोग किन क्षेत्रों में रह रहे होंगे। फिर हमने देखा था कि राजनीतिक स्ट्रक्चर में हमें कुल, ग्राम, विस जैसी जो संरचनाएं थी वह भी थी। सबसे जो मूल इकाई होती थी वह होती थी कुल, जो परिवार से शुरू होती थी। फिर उससे ऊपर होता था ग्राम, ग्राम से ऊपर होते थे विस, जन कहा जाता था। जो विस का प्रमुख होता था विस्पति होता था, विस्पति से ऊपर जन होता था। हालांकि हमें जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिला है, जनपद का उल्लेख नहीं। जनपद कहीं ना कहीं जो भौगोलिक सीमा होती है जो राज्य की, जनपद उस स्थिति को दिखाता है, तो जनपद का उल्लेख हमें अभी नहीं मिलेगा। जनपद का उल्लेख हमें मिलेगा उत्तर वैदिक काल में मिलेगा हमें। उम्मीद है आप सारी चीज़ें यहाँ तक समझ गए होंगे। हमने वैदिक कालीन जो लोग थे उनका भौगोलिक विस्तार देखा था, फिर हमने उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो पढ़ा था। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो जीवन था वो किस तरीके से था। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल तक पहुँचेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।